जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल परिवार में। आज हम लोग का जो टॉपिक है कक्षा 10th का भूगोल, जो हम पिछले क्लास में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि भूगोल क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका पिता कौन है, ये सभी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। और आज हम लोग को जो पढ़ना है 10th क्लास के इकाई 1, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि संसाधन क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। संसाधन को अगर परिभाषित करें तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, बोर्ड हो गया, ये सभी संसाधन है। जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, पर्वत पठार खनिज, ये सभी संसाधन होते हैं। जो भी मानव को उपयोग में आता है सभी संसाधन है। तो आज हम लोग वही परिभाषा भी लिखे हैं कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, मृदा, जल, खनिज इत्यादि होता है। दूसरी बात, संसाधन के संदर्भ में कुछ जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है वो अपने कुछ कथन दिए हैं। जैसे जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन जो मानव को उपयोग में नहीं है उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। जो मानव को उपयोग में है वही संसाधन हो सकते हैं। जो मानव को उपयोगी है वही संसाधन हो सकते हैं। तो जिम्मरमैन का यह कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब हम लोगों को आगे बात करना है संसाधन के प्रकार, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण के विषय में अगर बात की जाए तो अलग अलग आधार पर उसको जो है विभाजित किया गया है। इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव का कहने का अर्थ होता है जैव मतलब जीवन। वैसा संसाधन या वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं वे संसाधन जिसमें जीवन होता है, या जो जीव स्रोत से प्राप्त होता है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, मनुष्य भी एक संसाधन है जो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद पशुधन। आज हमारे यहाँ बहुत सारे पशुधन होते हैं जो किसान लोग पालते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, जो भी पशु, घोड़ा हो गया, ये सभी पशु जो है मानव जिसको पालते हैं वो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये सभी जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वनस्पति। वनस्पति भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मत्स्य, जिसको मछली कहते हैं, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। नाम ही से स्पष्ट है, अजैव मतलब कि जिसमें जीवन न हो, अर्थात निर्जीव। वे संसाधन जो निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है, उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पर्वत पठार खनिज, ये सभी जो होते हैं अजैव संसाधन है। तो दूसरा आधार है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय नाम से यह स्पष्ट है, नवीकरणीय जिसको पुनः से नया तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो हम लोग डिफिनेशन जो है इस तरह से देंगे कि नवीकरणीय संसाधन तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन है। इसको हम लोग पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। दूसरा है
अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जिसको पुनः से नए तरीका से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसके निर्माण में लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर इसको परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके निर्माण में इसका निर्माण जो है जटिल प्रक्रिया द्वारा लंबे समय अवधि में होता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके उत्पत्ति में लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद आगे बात किया जाए तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो नाम से स्पष्ट है स्वामित्व। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, स्वामी का अर्थ होता है जिस पर उसका हक हो। जैसे अगर यह मार्कर मेरा है तो यह मेरा निजी मार्कर है, यह व्यक्तिगत संसाधन है, इसका मालिक मैं खुद हूं। अगर मेरे पास मोबाइल है, यह भी एक व्यक्तिगत संसाधन है, इसका मालिक मैं स्वयं हूं। अपने इच्छा अनुसार इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो व्यक्तिगत संसाधन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, किसी का पर्सनल कार है, या मार्कर, पेन, ये सब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन के उपयोग के बदले व्यक्ति जो है सरकार को टैक्स पे करती है। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर हमको CGST, SGST टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम लोग GST बोलते हैं। तो हम लोग कोई व्यक्तिगत संसाधन अगर उपयोग करते हैं, उसके बदले में हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। नाम से स्पष्ट है सामुदायिक, पूरे समाज का। तो वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग पूरे समुदाय के लोग करते हैं। इसका देखरेख जो है पूरे समुदाय के लोग करते हैं, तथा इसका उपयोग भी सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उस पर अधिकार कर ले और उसको पर्सनल यूज करे। ठीक है, जैसे गांव में मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, इस तरह से जो भी होते हैं इसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। या सामुदायिक भवन होता है गांव में, जिसमें किसी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़े उस सामुदायिक संसाधन का उपयोग सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका देखरेख देश के सरकार द्वारा की जाती है। जैसे सरकारी स्कूल होता है, आपको भारत में रेलवे हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो संसाधन है जिस पर सरकार का संरक्षण होता है, सरकार उसकी देखरेख करती है तथा उसका वृद्धि विकास सरकार के हाथ में होता है, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, किसी भी देश के सीमा रेखा के अंदर उपस्थित सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन कहा जा सकता है। जैसे जंगल हो गया, नदी हो गया, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाम से यह स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। वैसा संसाधन जिसका संरक्षण या जिसका देखभाल अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा उससे जो भी लाभ प्राप्त होते हैं या उसका उपयोग होता है पूरे विश्व के भलाई के लिए किया जाता है, उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। या किसी भी देश के समुद्री सीमा रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र होता है, उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर उस क्षेत्र में कुछ पेट्रोलियम या कोई अन्य पदार्थ मिलता है, उसको खनन क्रिया किया जाता है, तो उससे जो भी लाभ प्राप्त होता है उसका उपयोग पूरे विश्व के भलाई के लिए किया जाता है, उसके हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं तथा इसका देखरेख भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आज हम लोग जो आज चर्चा किए हैं, संसाधन के बारे में चर्चा किए हैं। संसाधन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं,
इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो यही हम लोग आज चर्चा किए हैं। तो विशेष आज के लिए इतना ही, और विशेष आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपको शीघ्र ही मिल जाए। तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और आज इतना ही के लिए धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में मिलते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। जय हिंद।